जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम के लिए हमारी प्रिपरेशन चल रही थी। अपने एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन में हमने जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कवर कर लिया। आज एक और सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ अ मैराथन सेशन फॉर द कंप्यूटर पोर्शन। कंप्यूटर जो है जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू में एक काफ़ी वेटेज होल्ड करता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 30 मार्क्स का ये आने वाला है। देखो, इसको आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। अब हमने क्या करना है, हमने नियर अबाउट 250 जो हैं बेस्ट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो रिसेंट एग्जाम हुआ है, जूनियर असिस्टेंट का, उनके क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड कर दिए। तो 250 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, पार्ट्स में लाएंगे इस सीरीज को। रेगुलरली हम 40 या 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस कंप्यूटर के कंसेप्ट को होली प्रिपेयर करेंगे फॉर द एग्जाम। सो बिना टाइम वेस्ट करे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the shortcut to auto sum all the numerical values in a column in MS Excel? देखो, MS Excel में जो वर्कबुक होती है वहाँ पर होती हैं रोज़, इस तरह की रोज़ होती हैं, और क्या होते हैं कॉलम्स। ये आ गई रोज़ और इस तरह से क्या होते हैं कॉलम्स होते हैं। ये सेल्स की फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमें बताता है कि अगर हमें ऑटो सम करना हो सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, एक कॉलम है, ये कॉलम में जो सभी वैल्यूज़ हैं इनको अगर हमें सम करना हो, ऑटो सम करना हो, तो हम कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। तो शॉर्टकट कीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कंट्रोल प्लस स्क्रीन लॉक, शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू और ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू। देखो, आप पहले खुद अटेम्प्ट करना और मुझे लास्ट में ना एंड में कमेंट बॉक्स में स्कोर भी जरूर बताना। इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू। ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू को हम यूज़ करते हैं सम करने के लिए सभी जो भी फिगर्स हैं इन द कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल प्लस 9, कंट्रोल प्लस 9 का यूज़ करके हम किसी भी रो को हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई रो है, हम नहीं चाहते कि ये रो हमारी फाइल में दिखे, इसको अगर हमें हाइड करना हो तो हम कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, इसी 9 दबाएंगे सॉरी। और इसी तरह अगर हमें क्या करना हो, अगर किसी कॉलम को हाइड करना हो तो कंट्रोल प्लस 0 दबाएंगे और वो कॉलम जो है, फॉर एग्जाम्पल ये कॉलम है, इस कॉलम को हम हाइड कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट थी। कुछ सिंपल हैं जो सभी MS वर्ड में होती हैं, वो सब आपको पता ही है। जैसे कंट्रोल प्लस C कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस V पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस X कट के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस Z अनडू के लिए यूज़ करते हैं और कंट्रोल प्लस Y रीडू के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस B अगर हम दबाएंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, कोई भी लेटर है उसको बोल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह एक और दो इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो। कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस W का हम यूज़ करते हैं किसी वर्क बुक को क्लोज करने के लिए। किसी वर्क बुक को क्लोज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस W का, ये आप याद रखना। और अगर हमें किसी वर्क बुक को ओपन करना हो ना तो हम कंट्रोल प्लस O का यूज़ करते हैं। किसी वर्क बुक को ओपन करना हो तो हम कंट्रोल प्लस O का यूज़ करते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये कुछ MS एक्सेल के रिलेटेड चीज़ें थी जो हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डॉलर साइन इन एक्सेल फॉर्मूलाज? डॉलर साइन का एक्सेल फॉर्मूलाज में क्या यूसेज है, हमें बताना है। इट इज यूज फॉर समिंग अप ऑल वैल्यूज, वैल्यूज को सम करने के लिए हम डॉलर साइन का यूज करते हैं फॉर्मूलाज में। इट इज यूज टू फिक्स द रोज और कॉलम्स इन द फॉर्मूला में, किसी रो या किसी कॉलम को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। ये करेंसी को डिनोट करता है। मल्टीप्लाई वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं। देखो, पूछ है कि एक्सेल फॉर्मूलाज में डॉलर का क्या यूज है, तो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉलर साइन जो है वो यूज़ किया जाता है किसी रो या किसी कॉलम को फिक्स करने के लिए किसी फॉर्मूला में। तो ये आपने याद रखना है कि एक्सेल में डॉलर का जो मीनिंग है वो थोड़ा अलग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, ये जो MS ऑफिस है ना, उसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन MS एक्सेल? MS एक्सेल में कुछ फंक्शन होते हैं जिनको आप यूज़ करोगे, मतलब एक तरह के फॉर्मूला होते हैं, तो आप सम कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। इनमें से कौन सा एक वैलिड फंक्शन नहीं है MS एक्सेल में, ये आपने बताना है। सम, काउंट, सब्ट्रैक्ट या काउंट ए। देखो, ये सारे जो हैं वैलिड हैं, बट सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्ट जो है, ये कोई वैलिड फंक्शन नहीं है। MS एक्सेल में हम सब्ट्रैक्ट इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ये कोई वैलिड फंक्शन नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलवेज बिगिन विद एन इक्वल टू साइन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं जो इक्वल टू के साथ स्टार्ट होता है MS एक्सेल में? नंबर, फॉर्मूला, टेक्स्ट या टेबल्स? देखो, इक्वल टू के साथ हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? फॉर्मूला। जैसे इक्वल्स टू सम लिखा होगा तो वो सम करेगा, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई लिखा होगा तो मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल्स टू काउंट तो वो काउंट करता है कितनी सेल्स हैं। ठीक है, तो इक्वल्स टू के साथ क्या स्टार्ट होता है? फॉर्मूला स्टार्ट होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। योर क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव एन एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑन द करेंट रो? देखो, मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ। ये आपके पास कोई रो है, ठीक है, ये एक रो है, इस रो में ये कॉलम बने हुए हैं,
ठीक है, ये 4-5 कॉलम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक डेटा है, अगर आपने इस डेटा को यहाँ से उठाकर इस कॉलम में लाना है, पहले वाले कॉलम में लाना है, रो सेम ही है बट आपने कहीं आगे से उठा के कहाँ पर लाना है, फर्स्ट कॉलम में लाना है, तो आप किसका यूज़ करोगे, पेज अप का यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करोगे, पेज डाउन का यूज़ करोगे या होम का यूज़ करोगे, तो आप किसका यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस होम का। कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी एक्टिव सेल को, जिस सेल में डेटा है उसको फर्स्ट कॉलम में ला सकते हैं, सेम रो में फर्स्ट कॉलम में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से फर्स्ट लेके नहीं जाना है, हमें इसके प्रीवियस वाले सेल में लेके जाना है, प्रीवियस वाले कॉलम में लेके जाना है सेम रो में, तो वहाँ पर हम होम का यूज़ करते हैं। अगर फर्स्ट में लेके जाना हो तो हम कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करते हैं, और अगर प्रीवियस में लेके जाना हो तो होम का, और अगर हमें एंड में लेके जाना हो तो वहाँ पर हम एंड का ही यूज़ करते हैं। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने एक्टिव सेल को लास्ट कॉलम में लेके जाना है किसी रो की, तो आप किसका यूज़ करोगे, एंड का यूज़ करोगे। अगर फर्स्ट कॉलम में लेके जाना है तो आप किसका यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस होम का, और अगर प्रीवियस कॉलम में लेके जाना तो आप होम का यूज़ करोगे। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एमएस वर्ड का ये क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में हेडर और फूटर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऊपर डेटा लिखने के लिए या एंड में लिखने के लिए। वो कौन से टैब में मेंशन होता है, मेलिंग टैब में होता है, इंसर्ट में होता है, फाइल में होता है या रिव्यू में। तो हेडर और फूटर कहाँ पर होते हैं, इंसर्ट में होते हैं। देखो इंसर्ट में आपके टेबल भी होते हैं, वहीं से आप कहीं पिक्चर आपने कोई डालनी हो वर्ड फाइल में तो आप पिक्चर भी वहीं से इंसर्ट कर सकते हो। हाइपर लिंक, कोई लिंक्स डालने हो तो वहाँ से आप डाल सकते हो, हाइपर लिंक्स वहाँ से कर सकते हो। इवन डेट टाइम भी आपका इंसर्ट में ही होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, इंसर्ट टैब में होती हैं एमएस वर्ड में। तो हेडर फूटर कहाँ पर होते हैं, इंसर्ट में ही होते हैं, ठीक है। देखो आप कुछ इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझो। अभी मैं आज के ही लेक्चर में आपको जूनियर असिस्टेंट के पीवाईक्यूज भी करवा दूंगा, तो आपको पता चलेगा ये नॉलेज ना वहाँ पर आपको बहुत यूज होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। कोबोल जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो फुल फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन और शॉर्टकट रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कॉमन बेसिक ऑपरेटिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल की फुल फॉर्म बेसिकली कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये एक बिजनेस से रिलेटेड लैंग्वेज है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो यूजर फ्रेंडली होती हैं, और लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो मशीन फ्रेंडली होती हैं, जो 0-1 बाइनरी की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक तो मैंने बता दिया, आपको फुल फॉर्म्स आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म्स कौन सी पूछता है, जैसे कोबोल की पूछ ली, बायस की पूछ लिया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी पूछता है। जेपीईजी भी बहुत पूछता है, जेपीईजी जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, इसके लिए भी पूछता है। एक ASCII भी पूछता है बहुत ज़्यादा। ASCII की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये भी पूछता है। एक DBMS भी पूछता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स है ना, एक बार फुल फॉर्म से रिवाइज करके, अगर आपके पास अरिहंत की कंप्यूटर की बुक है तो फुल फॉर्म रिवाइज करके एग्जाम में जरूर जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो फंक्शनल कीज, इसके रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछता है, तो फंक्शन कीज आपको सभी के फंक्शन पता होने चाहिए। विच फंक्शन की इज यूज फॉर ओपनिंग हेल्प, अगर आपको हेल्प फिगर चाहिए, हेल्प के लिए आप कौन सी फंक्शन की का यूज करोगे, F1, F2, F3 या F4। तो किसका यूज करोगे, F1। F1 हेल्प के लिए होता है, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। F2 रीनेम के लिए, अगर आपने किसी फाइल या किसी फोल्डर का नाम चेंज करना है तो आप डायरेक्ट F2 यूज कर सकते हो। F3 यूज होता है सर्च के लिए, F3 किसके लिए यूज होता है, सर्च के लिए। F4 होता है फाइंड के लिए, अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो उसको फाइंड करने के लिए आप F4 का यूज कर सकते हो। अगर आपने रिफ्रेश करना है तो F5 का यूज करोगे रिफ्रेश के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से कर लेना। F5 होता है रिफ्रेश के लिए। F7 होता है स्पेल चेक करने के लिए, ठीक है, कोई ग्रामेटिकल एरर या स्पेल चेक के लिए हम F7 का यूज करते हैं। और F11 में बहुत बार पूछता है, अगर आपने फुल स्क्रीन में जाना हो, किसी को फुल स्क्रीन करना हो, किसी को मतलब स्मॉल स्क्रीन पे लेना हो, तो फुल स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, F11 का यूज़ करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट F12 को हम सेव एज के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है फंक्शनल कीज, आपको सभी आनी चाहिए। मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो बता दी। F1 हेल्प के लिए होती है, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 फाइंड, F5 रिफ्रेश, F7 होती है स्पेल चेक के लिए, F11 होती है फुल स्क्रीन करने के लिए, F12 होती है सॉरी सेव एज के लिए, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आज हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हमें नियर अबाउट 40-50 क्वेश्चन कवर करना है, तो ऐसे तो हम बहुत इजीली देखते हैं, बट ये मैराथन सेशन है तो वी शुड डू फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, कंप्यूटर की जो सेक्शन है ना प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाना, मैंने शॉर्टकट और जो फुल फॉर्म्स रिलेटेड ना, इनके 3-4 लेक्चर मैंने डाले हुए हैं कंप्यूटर के, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, देखो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होते हैं, जनरेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज किया, सेकंड जनरेशन में, थर्ड में, फोर्थ में। तो थर्ड जनरेशन में किसका यूज हुआ था, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्निक का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, या इंटीग्रेटेड सर्किट का। देखो थर्ड जनरेशन में हमने मेनली इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था, आईसीज का। मैं आपको बता देता हूँ, देखो थर्ड जनरेशन में आईसीज का यूज किया, वैक्यूम ट्यूब में हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज किया था। फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया। थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज किया, आईसी। आज हम क्या फोर्थ जनरेशन में क्या यूज कर रहे हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का फोर्थ जनरेशन में यूज हो रहा है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हमने किसका यूज किया, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का, और फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, उनका हमने यूज किया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG इन कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट। कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में PNG की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो PNG की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक है। ये आपने याद, इसी तरह की एक और फुल फॉर्म कई बार GIF पूछ लेता है, ठीक है। ये GF नहीं है, GIF है। तो GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होती है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी याद रखना, ठीक है। देखो दो चीजें तो आपने याद करके ही जानी है, तीन चीजें, फंक्शन कीज नहीं छोड़ सकते आप, उसके बाद ये जो फुल फॉर्म्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट ये नहीं छोड़ सकते, और शॉर्टकट कीज तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये आती ही आती हैं। और उसको छोड़ के एडिशनल किस तरह की चीज़ें आती हैं, वो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए 250 लेक्चर्स हमने सीरीज स्टार्ट करी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें से हमें बताना है कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो मैंने आपको बोला लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो मशीन ओरिएंटेड, मतलब जो बाइनरी डिजिट की फॉर्म में होती हैं, 0-1 की फॉर्म में। तो 0-1 की फॉर्म में अगर कुछ लिखा है आपको समझ आएगा नहीं, ये मशीन को समझ आता है, तो ये मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। ये कौन सी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। कौन सी, लो लेवल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें। बट एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस पता क्या होती हैं, जिसमें हम कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं और सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी MSc की बात करता हूँ, मेरी MSc में हमने फोर्ट्रान का यूज़ करा था। किसका यूज़ करा था, फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन। ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जहाँ तक मेरे को याद है, फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन का हमने यूज़ करा था। अब फोर्ट्रान एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मुझे अभी भी स्टिल याद है, हम वहाँ पर फार्मूलाज लिखते थे एस्ट्रिक डाल के कि सम करो, मतलब हम इंग्लिश में ही लिखते थे, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देते थे। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये यूज़र फ्रेंडली है, मतलब हम जो यूज़ करें हमें ये समझ आ जाती है। बट अगर 0-1 में कुछ लिखा है आपको समझ आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एग्जामिनर में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, कोबॉल, पास्कल या बेसिक। तो इसका आंसर है बेसिकली ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इनको छोड़ के फोर्ट्रान जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है। C++ ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक ये भी हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये कुछ मैंने हाई लेवल लैंग्वेजेस जो इंपॉर्टेंट है इनके भी नाम लिख दिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, लैंग्वेज जो यूज़ हुई थी वो लो लेवल लैंग्वेज, धीरे धीरे हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस भी बनाया ताकि यूज़र जो है वो इजीली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। अगर आपने MS वर्ड में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है तो आप किसका यूज़ करोगे, Ctrl+B, Ctrl+N, Ctrl+D और Ctrl+M। देखो MS वर्ड में नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हम Ctrl+N का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपने याद है। Ctrl+B तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। Ctrl+D का अगर हमें फॉन्ट में ऑप्शन चाहिए हो, ठीक है, फॉन्ट में ऑप्शन चाहिए वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, फॉन्ट के डिफरेंट फॉन्ट्स के ऑप्शन चाहिए हो तो हम Ctrl+D का यूज़ करते हैं MS वर्ड में। और Ctrl+M का यूज़ करते हैं किसी पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, ठीक है। पैराग्राफ की जो इंटेंडेशन है, मतलब उसकी लेफ्ट राइट ये वो ठीक करने के लिए, इंडेंट करने के लिए हम Ctrl+M का यूज़ करते हैं MS वर्ड में। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में जो पहला सुपर कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था उसका नाम बताना है। आप सबको पता है परम है, बट परम का आगे नाम क्या है पूरा वो आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन ये सहस्त्र
सेकंड इज सागा 220, परम युवा सेकंड और परम 8000। तो पहला जो कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था इंडिया में उसका नाम था परम 8000। और किसने डेवलप करा था? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने डेवलप करा था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 14 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप, आपके जो प्रोसेसर होते हैं, देखो माइक्रो प्रोसेसर आप यूज़ करते हो फ़ोन में, ठीक है, वही CPU है आपके कंप्यूटर के साथ, उसी की शॉर्ट फॉर्म है माइक्रो प्रोसेसर, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, उन्हीं से हमारे फ़ोन चलते हैं। वो जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड हम किस में मेज़र करते हैं, हमें बताना है। मेगाबाइट पर सेकेंड, मेगाबिट पर सेकेंड, मेगा हर्ट्स में, बिट्स पर सेकेंड या बाइट्स पर सेकेंड। तो किस में आप मेज़र करते हैं? मेगा हर्ट्स में या गीगा हर्ट्स में भी कर सकते हैं। मतलब आपने याद रखना कि हर्ट्स में मेज़र होता है। किस में मेज़र होता है? हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी मेज़र होती है। तो स्पीड भी प्रोसेसर चिप की हम हर्ट्स में मेज़र करते हैं। वो मेगा हर्ट्स में भी हो सकती हैं, गीगा हर्ट्स में, पहले मेगा में होती है, अब गीगा में भी आ रही हैं। तो हर्ट्स आपने याद रखना है कि मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में हम प्रोसेसर चिप की स्पीड को मेज़र करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब कई बार ना इसके रिलेटेड भी पूछा जाता है। एक तो ऐसे पूछा जाता है कि एक पिटाबाइट कितने बाइट्स के बराबर है या कितने किसके बराबर है, ठीक है। जैसे आपको पता है एक, अगर हम बात करें 1 KB में, ठीक है, किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट्स होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है, किलो बाइट्स होते हैं। देखो आपको पता है ना, पहले होता है बिट, सबसे, देखो ध्यान से सुनो, सबसे छोटा होता है बिट। बिट में क्या होता है? या तो 0 या 1, 0 लिखा हो या 1 लिखा हो, वो एक बिट होता है। इसी तरह की 8 बिट को अगर हम जोड़ दें ना, अगर हम 8 बिट को जोड़ दें तो एक बाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बाइट। उसी तरह अगर हम 1024 बाइट को जोड़ देंगे ना, 1024 बाइट को ये मैंने लिखा है तो 1 KB बन जाएगा। 1024 KB 1 MB के बराबर होता है। 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। फिर GB के बाद TB आ जाता है, टेराबाइट। फिर पीटाबाइट आ जाता है। फिर पीटाबाइट के बाद एक्साबाइट आ जाता है, ठीक है। फिर जीटाबाइट आ जाता है, फिर जोटोबाइट आ जाता है, फिर ब्रोंटोबाइट आ जाता है, और सबसे बड़ा होता है जियोपबाइट। अगर आपको पूछे कि हाईएस्ट मेमोरी यूनिट कौन सा होता है, तो जियोपबाइट होता है। और सबसे छोटा मेमोरी यूनिट क्या होता है? वो बिट होता है, 0 या 1। सबसे छोटा क्या होता है? बिट, 0 1। और सबसे बड़ा क्या होता है? जियोबाइट। ये एग्जामिनर पूछता है कि सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट कौन सा है, तो जियोपबाइट है, ये आपने याद रखना। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो एक पीटाबाइट है वो किसके बराबर है? 1024 क्या है? तो एक पीटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। तो देखो जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ मुझे ये सारे आते थे, तो आपको भी आने चाहिए कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने KB होते हैं। एक सीक्वेंस ना एक किसी तरह से याद कर लो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। MS वर्ड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक इनपुट डिवाइस है। देखो जितने भी MS माइक्रोसॉफ्ट के, चाहे वो वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड हो गया, ये सारे क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप पूछोगे सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर है तो प्रोग्राम है, एंड यूज़र प्रोग्राम मतलब जो हम यूज़र हैं हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। किसी स्पेसिफिक फंक्शन को, ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक फाइल बनानी, जैसे मैं ये PDF बना रहा हूँ तो ये मैंने MS वर्ड में बनाई होगी ना पहले, ठीक है, उसको PDF करके सेव कर लिया होगा। तो ये एक वर्ड फाइल है। तो मेरा काम क्या था, मैं एक पेज बनाऊं, उसके ऊपर सारे क्वेश्चन लिखे हों। तो दिस इज MS वर्ड डॉक्यूमेंट, इसका स्पेसिफिक फंक्शन था। इसी तरह अगर मुझे किसी डेटा को, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आपका रिसेंटली हमने आपका फ्री मॉक टेस्ट का मैंने कल आपको लिंक दिया था, उस फ्री मॉक टेस्ट जो आपने कंडक्ट किया होगा, दिया होगा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी एक स्प्रेडशीट बना के आपका देखूं स्कोर कितना है, ये वगैरह कलेक्ट करूं, सारे डेटा को सम करूं, तो मैं किसका यूज़ करूंगा? मैं एक्सेल का यूज़ करूंगा। तो उसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है ना। इसी तरह डेटा को सेव करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करूंगा, वो भी क्या है? एक एंड यूज़र प्रोग्राम है। तो ये सारी क्या होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एंड का, यूज़र का कोई लेना देना नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम होता है आपका हार्डवेयर और आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो अच्छे से मिलके काम करें, वो काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सिंपली काम है कि आपका जो हार्डवेयर है, मतलब आपका जो मॉनिटर है, आपका जो CPU है, वो जो CPU है और जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो उनमें सिंक्रनाइजेशन होगी तभी तो काम चलेगा, ठीक है। अगर आपका सॉफ्टवेयर, आप जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो तभी काम करेगी अगर वो हार्डवेयर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो उन दोनों के सिंक्रनाइजेशन के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंड यूज़र प्रोग्राम, ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होते हैं। तो MS वर्ड किसकी एग्जांपल है?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहीं से एक याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ, हमने JKSSB VLW एग्ज़ाम के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट में डाल दी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मैंने कल ऑलरेडी एक स्मॉल 4 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि किस तरह से आप उस फ्री मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हो हमारी वेबसाइट में जाके। तो वेबसाइट का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप डायरेक्टली गूगल में सर्च कर लेना, अवेकनिंग, स्पेस नहीं देनी है कोई, अवेकनिंग classes.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाओगे तो सामने एक JKSSB VLW का फ्री मॉक टेस्ट जो है आपके लिए अवेलेबल है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज द विंडो साउंड फाइल हैज़ द एक्सटेंशन ऑफ। देखो जो विंडो की साउंड फाइल होती हैं उनकी एक्सटेंशन, फॉर एग्जाम्पल देखो डिफरेंट फाइल की एक्सटेंशन होती हैं, जैसे कंप्रेस्ड फाइल की होती है ZIP, ठीक है, MS वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल की होती है डॉक्स, ठीक है। इसी तरह बोल रहा है कि जो साउंड फाइल होती हैं विंडोज़ की उनकी क्या एक्सटेंशन होती है, .wav, .sit, .wpd और .dif। तो कौन सी होती है, .wav। तो आपने याद रखना है जो साउंड फाइल्स होती हैं, ऑडियो फाइल्स होती हैं, उनकी क्या होती है एक्सटेंशन, .wav। तो WAV की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म होती है, W से होता है वेव फॉर्म, ध्यान से सुनना, वेव फॉर्म, A से होता है ऑडियो और फाइल। एक्सटेंशन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है फुल फॉर्म के काम में, बट आप फिर भी देख लेना, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। मैंने अभी आपको बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या एंड यूजर प्रोग्राम है जो सिर्फ आपको अपना किसी स्पेसिफिक काम करवाना है तो आप उनसे करवा सकते हो। एडोब फोटोशॉप, तो देखो ये फोटोशॉप एडोब है, आपको पता है PDF वगैरह ओपन करने यूज़ करता है। विंडो 7 MS वर्ड तो आपको पता ही, आवाज एंटीवायरस, इसका भी स्पेसिफिक फंक्शन है। बट विंडो 7 का क्या कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, नहीं। विंडो 7 एक आपका एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपने वो फ़ोन में इंस्टॉल करा, जब आपने विंडोज़ अपने फ़ोन में अपने कंप्यूटर में डाल दोगे तो आपका कंप्यूटर फंक्शन करना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करो, आपके सिस्टम में लिखा होता है ना कि विंडोज 6 है, 7 है, ये एक तरह का सिस्टम है। इस सिस्टम के ऊपर अब आप MS वर्ड चलाओ, एक्सेल चलाओ, कोई भी चीज़ चला सकते हो। तो इसमें पूछा था कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विंडोज 7 हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेनली काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कोई भी हार्डवेयर और कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो मिल के काम करें, ये चीज़ कौन देखता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडो 7 देखेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए यूजर उसको यूज करता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक इन MS वर्ड। अगर आपने MS वर्ड में लाइन ब्रेक करनी है मैनुअली खुद से, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर और स्पेस प्लस एंटर। तो किसका यूज करोगे, शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं मैनुअली किसी लाइन को ब्रेक करने के लिए MS वर्ड में। देखो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो स्पेस प्लस एंटर है ना, ये कोई शॉर्टकट नहीं होती है MS वर्ड में। अगर एग्जाम में ये पूछ रहा है कि ये कोई शॉर्टकट की है, तो ये नहीं होती, ये कोई भी शॉर्टकट की नहीं है MS वर्ड में, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following keyboard shortcut is used to activate the first tab when multiple tabs are open in Google Chrome। देखो अगर आपने Google Chrome खोला है, वहाँ पर बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं, आपने फर्स्ट टैब को अगर एक्टिवेट करना है तो आप कौन सी स्पेसिफिक की का यूज़ करोगे, Ctrl+1, Alt+9, Alt+1 या Ctrl+9। तो किसका यूज़ करोगे, Ctrl+1 का। तो Ctrl+1 का यूज़ करके आप फर्स्ट टैब को एक्टिवेट कर सकते हो जब मल्टीपल टैब्स ओपन होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू एंड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही है, ठीक है, MS पावर पॉइंट में, और आपने उसको एंड करना है, उस प्रेजेंटेशन को खत्म करना है, तो आप किसका यूज करोगे, कॉमा, हाइफन, एस्केप या टैब। तो किसका यूज करते हैं हम, एस्केप की का यूज करते हैं, ये आपने याद रखना है। देखो यहाँ पर मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन में पता होनी चाहिए। Ctrl+O, ध्यान से सुनना, Ctrl+O का यूज करते हैं, कोई आपकी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है, कोई ऑलरेडी बनी प्रेजेंटेशन है, अगर आपने उसको ओपन करना है, अगर आपने किसी कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन का डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उसको ओपन करना है, तो Ctrl+O का यूज करोगे। अगर कोई नई प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, न्यू के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, तो Ctrl+N का यूज करोगे, ध्यान से सुनना। और किसी प्रेजेंटेशन को सेव करना हो तो Ctrl+S का यूज करो। किसका यूज करोगे, Ctrl+S का। तो 3 हमने देखा। Ctrl+O का यूज करते हैं किसी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस आपने उसको ओपन करना है, तो Ctrl+O।
नई प्रेजेंटेशन लानी है तो कंट्रोल प्लस एन, और किसी प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करोगे। और अगर कोई प्रेजेंटेशन चल रही है उसको एंड करना तो एस्केप की का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द F7 की इज कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम सच एज वर्ड, आउटलुक एटसेट्रा। F7 की का क्या फंक्शन है, सिंपली पूछा है तो हमने देख लिया ना। रीनेम करने के लिए तो यूज नहीं करते, F1 हेल्प, F2 रीनेम, ये तो F2 होती है। स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए, हाँ F7 का यही काम है। F7 का काम है चेक करने के लिए स्पेलिंग और ग्रामर के लिए। F1 था हेल्प, F1 हेल्प था। सर्च के लिए F5 था ना, F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, F3 था सर्च। ठीक है, F3 सर्च के लिए था। तो आपने F7 को याद रखना है स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द शॉर्टकट टू ऐड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। आपने पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को अगर ऐड करना है तो आप कौन सी फंक्शन की का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे जब आपने एक नई स्लाइड को ऐड करना है पावर पॉइंट में। नई स्लाइड को ऐड करना है, देखो ना, एक प्रेजेंटेशन पूरी ऐड नहीं कर रहे हो, एक नई स्लाइड, सिर्फ एक सिंपल स्लाइड को ऐड करना हो। जब हमें सिर्फ सिंपल स्लाइड को ऐड करना हो हम कंट्रोल प्लस एन का यूज कर रहे हैं। देखो, जब आपने पूरी नई प्रेजेंटेशन को ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस एन यूज करोगे, मैंने अभी बताया। किसी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को खोलना है तो कंट्रोल प्लस हो, नई को यूज करना है कंट्रोल प्लस एन, और अगर एक सिर्फ स्लाइड को डालना हो ना तो कंट्रोल प्लस एम का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और याद करना, कंट्रोल प्लस के, ये बहुत बार पूछता है, कंट्रोल प्लस के का यूज करते हैं किसी लिंक को इंसर्ट करने के लिए, टू इंसर्ट अ लिंक। किसी लिंक को अगर आपने डालना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस के का। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, आपको आने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज थीजरस, और थीजर्स जिसको फीचर बोलते हैं लिब्रे ऑफिस में, वो किसके लिए यूज होता है। थीजर्स ग्रामर ऑप्शन के लिए, ऑटो करेक्शन के लिए, स्पेलिंग सजेशन के लिए, साइनोनियम एंटोनियम के। जो थीजर्स हैं वो साइनोनियम एंटोनियम के लिए यूज करते हैं, और कई बार इनका यूज करते हैं हम अरेंज करने के लिए वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकली अगर वर्ड्स को अरेंज करना हो तो वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं, और थीजर्स का हम साइनोनियम एंटोनियम में भी यूज करना, सेम वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपोजिट वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम थीजर्स फीचर का यूज करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, 25th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस होम किसके लिए यूज होता है। देखो, MS वर्ड में हम कंट्रोल प्लस होम का यूज किसके लिए करते हैं। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, या ऑल ऑफ द अबव। देखो, सभी तो हो नहीं सकता। फॉर एग्जांपल MS वर्ड में आपने ये फाइल बनाई है, एक लाइन में, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन में डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कर्सर है। अगर आपने कर्सर को इस डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पॉइंट पे लेके जाना है, आप सीधा कंट्रोल प्लस होम दबाओगे ना तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम दबाने से जो आपका कर्सर है वो बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में पहुंच जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ना कुछ आपको चीजें बता देता हूँ जो आपने एग्जाम के लिए याद रखनी है। क्या क्या चीजें हैं वो देखो, अगर आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को लेफ्ट, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ, इसको लेफ्ट में लेके जाना है, उसके लिए आप दबाओगे कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, लेफ्ट में लेके जाने के लिए। और अगर राइट तरफ अलाइन करना है, राइट अलाइनमेंट के लिए आप कंट्रोल प्लस आर दबाओगे। अगर आपने सेंटर अलाइनमेंट करनी है तो कंट्रोल प्लस ई, ध्यान से सुना, कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस सी सेंटर के लिए नहीं होता, क्योंकि कंट्रोल प्लस ई कॉपी के लिए होता है, इसलिए हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं सेंटर में अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हो, ध्यान से सुना, हम पढ़ तो लेते हैं कंट्रोल प्लस जे इज यूज टू जस्टिफाई, व्हाट डज इट मीन हमें पता ही नहीं होता, हमने एग्जाम के लिए बस देखा होता है कंट्रोल प्लस जे। देखो, कंट्रोल प्लस जे का मतलब होता है आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया है ना, आप चाहते हो कि वो स्क्रीन को जस्टिफाई करे, स्क्रीन के अकॉर्डिंग हो, तो स्क्रीन को जस्टिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जे। तो कंट्रोल प्लस जे का हम यूज करते हैं जस्टिफाई करने के लिए स्क्रीन को, हमारा जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन के साथ अलाइन हो, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये एक PYQ ही है, विच शॉर्टकट की यूज टू अलाइन सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड में। सेंटर में अलाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस यू, या कंट्रोल प्लस ई। तो सेंटर के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, कंट्रोल प्लस ई का। ठीक है, राइट लेफ्ट ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ASCII की फुल फॉर्म। ठीक है, ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, तो बार बार बताने का इतना बेनिफिट है नहीं है। ठीक है, देखो ये जो फुल फॉर्म है ना, मैं बार बार लेक्चर में इतनी फुल फॉर्म्स लाऊंगा नहीं, क्यों, आई हैव ऑलरेडी कंडक्टेड अ लेक्चर ऑन द सेम। ठीक है, वो आपने कंप्यूटर वाइज सेक्शन में जाना, वहाँ पढ़ा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। वो 2-3 वीडियोज़ हैं, एक में शॉर्टकट है शायद, एक में मैंने ये फॉर्मूलाज और ये बताया हुआ है। ठीक है, फुल फॉर्म्स के रिलेटेड, तो ये आप देख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज सी रिप्रेजेंट इन MICR? MICR की फुल फॉर्म, देखो इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, वो एक स्पेसिफिक वर्ड पूछ लेगा फुल फॉर्म में कि ये जो अल्फाबेट है ये किसको रिप्रेजेंट करे। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो सी पूछा है तो सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? करेक्टर को। कंप्यूटर तो नहीं होता। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो 29 के बाद जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा ना, ये सारे जूनियर असिस्टेंट जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है उसके, और जो एक और एग्जाम हुआ है उसके रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्लब करे हुए हैं। जो रिसेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर का, दोनों के कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं। आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपने क्या पढ़ा है अभी तक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ग्राफिक टेबलेट? ग्राफिक टेबलेट की हेल्प से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बना रहा हूँ, ये स्केच को ड्राइंग कर रहा हूँ, ये सारे भी ग्राफिक टेबलेट की हेल्प से हो रहे हैं। तो वही पूछा है ग्राफिक टेबलेट का फंक्शन क्या है? इमेज को दिखाने के लिए स्क्रीन में, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, भाई स्कैनर किस लिए है, कैप्चरिंग हैंड ड्रॉन स्केचेस एंड ग्राफिक्स, हैंड ड्रॉन स्केचेस बनाने के लिए। तो बिल्कुल, अगर मैं इसी मार्कर की हेल्प से स्केच भी बना सकता हूँ ग्राफिक टैबलेट की हेल्प से। तो ग्राफिक टैबलेट्स का काम होता है हैंड ड्रॉन स्केचेस को कैप्चर करने के लिए और ग्राफिक्स को कैप्चर करने के लिए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सिंपल क्वेश्चन था ये, कॉमन सेंस से भी हो जाता था। विच व्यू इन MS Word अलो यू टू सी हाउ योर डॉक्यूमेंट लुक? देखो जैसे मैंने अभी एक टैब के रिलेटेड क्वेश्चन बताया ना, हेडर फुटर का, ये उसी तरह का क्वेश्चन है कि कौन सा व्यू MS Word में आपको अलो करता है कि आपका डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा जब आपने प्रिंट करना है। प्रिंट के टाइम में आपका डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, अगर आपने ये चीज़ चेक करनी है तो आप किसका यूज़ करोगे, कौन सा व्यू देखोगे? आउटलाइन, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और ड्राफ्ट व्यू। तो देखो प्रिंट के टाइम में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे दिखेगा, ये आपका प्रिंट लेआउट व्यू में ही पता चलेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑटो सम बटन इन द एक्सेल? ऑटो सम नाम से ही बता रहा है खुद ब खुद उसका सम करे, तो इसका फंक्शन पूछ रहा है कि ऑटो सम जो हमारे पास उसका फंक्शन क्या होगा। एक नई वर्कशीट क्रिएट करना, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सिलेक्टेड सेल्स का एवरेज कैलकुलेट करना, ऐड अप नंबर्स इन सिलेक्टेड सेल। हाँ बिल्कुल सही है, आपके जो नंबर्स हैं सिलेक्टेड सेल्स में उनको ऐड करने के लिए हम ऑटो सम बटन का यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस? हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक्सटेंशन और फुल फॉर्म मैंने कवर करे हुए हैं ऑलरेडी। फाइल एक्सटेंशन क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस की? देखो .mdb, .xlsx, .accdb, .pptx। अब देखो मैंने यहाँ पर ना इन्होंने MDB भी डाल दिया, ACCDB भी डाल दिया। अब आपने सोचना है कि आपने क्लिक क्या करना है, आपने क्लिक करना है .accdb। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा ये है ना MDB था 2007 से पहले। 2007 से पहले जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस था उसका जो एक्सटेंशन था वो था .mdb। बट अब क्या है 2007 के बाद वाला कौन सा है? .accdb। तो आप किस में क्लिक करोगे? .accdb में। ये .pptx किसका है? MS प्रेजेंटेशन का, ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। .xlsx किसका है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। किसका है? एक्सेल का। तो वर्कबुक का उसका भी कुछ होगा MS वर्ड का। तो MS वर्ड का कौन सा है? डॉक्स, DOCX। 2007 के बाद ये है, 2007 से पहले शायद DOC था। तो ये आपने याद है। इसी तरह अगर आपका कोई एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल है तो उसका होगा .exe। एक मैंने अभी आपको पढ़ाया था WAV, वो किसका था? वेव ऑडियो फाइल का। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है जिप, ये पूछता है जिप किसका है? कंप्रेस्ड फाइल का। किसका है? कंप्रेस्ड फाइल का। जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो जिप है, ZIP, ठीक है। तो .accdb 2007 के बाद एक्सेस डेटाबेस का था, 7 से पहले MDB था। PPTX किसका था? प्रेजेंटेशन वाले का। एक्सेल का है। डॉक्स किसका है? डॉक्स जो है वो 2007 के बाद MS वर्ड का है। तो ये सब चीजें आपने याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग यूज्ड टू प्रोटेक्ट ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस? कोई अनऑथराइज्ड वे में आपकी ईमेल को एक्सेस ना कर ले तो आप क्या करोगे? POP3 का यूज करोगे, MCTP का यूज करोगे, HTTPS का यूज करोगे या इंक्रिप्शन का यूज करोगे, ठीक है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो मुझे लग रहा है, आई थिंक इंक्रिप्शन का हम यूज करते हैं कि अगर हमारी ईमेल जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट हो जाए तो हम इंक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज विच की ऑन अ विंडो कीबोर्ड सेट्स टू फुल स्क्रीन मोड इन मोस्ट ब्राउजर? आप बोलोगे सर बार बार फंक्शनल कीज पे क्वेश्चन ला रहे हो। देखो ये PYQ है, ये अभी क्वेश्चन आया हुआ जूनियर सिस्टम में। आपको बता रहा हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आ भी रहा है। अब बस वही फुल फॉर्म नहीं पढ़ते रहना
क्योंकि आप थोड़ा एग्जामिनर भी क्वेश्चन टिल्टेड डाल रहे हैं तो आपको हर तरह से आना चाहिए। तो कौन सी की है जो विंडो, देखो फुल फॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा, शॉर्टकट पे भी आएगा और ये फंक्शन कीज पे भी आएगा, इन पे तो आएगा ही आएगा, उसके साथ कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों पे भी आ रहा है, आपको वो भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और आपके तो 30 क्वेश्चन आने हैं तो सारे फुल फॉर्म्स तो आएंगे नहीं। आपने किस की का यूज़ किया है फुल स्क्रीन मोड को एक्टिवेट करने के लिए, इस क्वेश्चन में पूछे तो मैंने आपको बताया F11 का यूज़ करते हैं, तो फंक्शनल कीज तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड डैश सॉफ्टवेयर, यही तो पढ़ाया, सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ाई मैंने आपको। इसका फंक्शन क्या है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करना है, एक ब्रिज का काम करना, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर पाए, ताकि आप कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाओ, MS वर्ड एक्सेल को यूज़ कर पाओ, यही सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम या पेन ड्राइव। देखो फ्लैश ड्राइव भी हमारी तरह की एक तरह की पेन ड्राइव ही होती है, आपने याद रखें। देखो रैम और रोम क्या होती है, रैम वोलेटाइल होती है, आपने एक डेटा स्टोर करा रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप इसको जैसे ये वोलेटाइल इन द सेंस क्या कि आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ ये डेटा उड़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ 5-6 टैब्स खोले हुए हैं, मतलब आपने एक तरफ क्रोम खोला हुआ है, एक तरफ आप गेम खेल रहे हो, एक तरफ आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो, अगर एक बार आपका कंप्यूटर बंद हो जाए क्या वो दिखता है उसके बाद कि ये खोला था, नहीं, ये रैम था उड़ गया। रोम वो होता है रीड ऑनली मेमोरी, ये नॉन वोलाटाइल है, ये आपके कंप्यूटर के ऑफ होने से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपके सिस्टम के ऑफ होने से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फाइल अंदर पड़ी हुई है तो वो अंदर ही रहेगी, तो ये होती है रोम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 37th क्वेश्चन में मूव करते हैं। द इंटरनेट यूजेज, इंटरनेट किसका यूज करता है, सर्किट स्विचिंग का, टेलेक्स स्विचिंग का, पैकेट स्विचिंग का या टेलीफोन स्विचिंग का। तो इंटरनेट में किसका यूज होता है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आज मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं ना दिया, हर लेक्चर में मैं आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और अपना ओवरऑल स्कोर भी बताना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज, तो कौन सी इनमें से कंप्यूटर लैंग्वेजेस का हम आर्टिफिशियल AIs में यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम यूज करते हैं। प्रोलॉग, फोर्ट्रान, कोबोल या सी। फोर्ट्रान तो बहुत पुरानी होगी है, हाई लेवल लैंग्वेज। कोबोल तो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी लैंग्वेज है। C++ होता तो मैं सोचता, बट इसका आंसर है प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, इसका हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके साथ जैसे पाइथन हो गया, हम इसका भी यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जावा का भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम किस में यूज़ करें, AI में यूज़ करें, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। देखो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, किसका यूज़ करते हैं, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या कंपैरेटर। तो असेंबलर का यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है, लो लेवल। ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। फ़र्क ये है कि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन काम करता है और कंपाइलर एट अ टाइम डेटा को कंपाइल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो अपनी आपने जो पढ़ा है वहीं से सीखना चाहिए। मैंने कहा मैंने MSc में फोर्ट्रान यूज़ करा, वहाँ पर हम कंपाइलर, मेरे को तो पहले नॉलेज नहीं थी प्रोग्रामिंग की, बट वहाँ पर हम किसका यूज़ करते थे, हम वहाँ पर कंपाइलर का यूज़ करते थे। फोर्ट्रान में कंपाइलर था, क्या होता था, एक ही बार पूरा का पूरा कंपाइल होके किस में कन्वर्ट हो जाता, मशीन लैंग्वेज में, और हमारा डेटा हमें जो रिजल्ट चाहिए था, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज ही समझेगा, आप जो उसको इंग्लिश में लिख के दे रहे हो वो थोड़ी समझेगा, उसको आपने कंप्यूटर में कंपाइलर के थ्रू किस में कन्वर्ट करते हो, सीधा लो लैंग्वेज में, और फिर वो आपके सामने रिजल्ट रख देता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज, क्योंकि आज 40 ही क्वेश्चन करेंगे, लेक्चर भी नियर अबाउट 40 मिनट का हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नंबर टाइप फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स। MS एक्सेल में नंबर टाइप फॉर्मेटिंग के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है, तो जैसे मैं आपको कुछ सेल्स के रिलेटेड MS एक्सेल के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा रहा था, यू वर लाइक कि सर ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएंगे। होता है कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि मतलब वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और कंप्यूटर की वेटेज ज़्यादा है। 30 क्वेश्चन जिसने मतलब करेक्ट कर लिया, और कंप्यूटर के ऐसे सेक्शन आप 25+ आराम से ले सकते हो कंप्यूटर सेक्शन में। ठीक है, आराम से ले सकते हो। जो जनरल अवेयरनेस वाली सेक्शन होती है ना, वहाँ पर गारंटी नहीं होती है, बेशक मैंने बहुत पढ़ाया हुआ उसके रिलेटेड, बट वहाँ पर गारंटी नहीं है, आगे पीछे घूम घाम से कहीं से भी क्वेश्चन आता है। बट यहाँ पर कंप्यूटर आपको फिक्स है, टॉपिक मेंशन है, इनके बीच से पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल आपका रिवर है, GK में अगर मेंशन है, तो रिवर, इंडिया की रिवर्स पता है कितनी है, उनकी ट्रिब्यूटरीज कितनी है,
क्या क्या देख लोगे, उनके ऊपर डैम्स देख लोगे, कितना देखोगे, इससे अच्छा है यहाँ पर कोई देख लो तो काम बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, दोनों के आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। हम इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना कर सकते हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन के आंसर देने, और उसके बाद इसकी पीडीएफ जो है, हाँ हमने कल चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ शेयर करी थी। कुछ बच्चों की डिमांड थी, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि सर आप पीडीएफ के साथ आंसर्स भी डाल दिया करो, हमें हेल्प मिलती है। तो आगे से जो पीडीएफ आएंगे उनमें आंसर्स भी डाले होंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। बट ये पीडीएफ अब मैं शेयर नहीं कर सकता, इसमें क्वेश्चन इंक्लूडेड है नेक्स्ट वाले भी। तो जब ये लेक्चर हो जाएंगे उसके बाद ये पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसको छोड़ के बहुत सारी प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़े हुए। रिसेंटली मैंने जो एमसीक्यू हम रिवीजन सेशन स्टार्ट करें उनमें जम्मू कश्मीर के रिलेटेड और बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले भी हैं। तो अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है हमारे चैनल से पढ़ने में, तो आपका भी कुछ हमारे प्रति रोल बनता है। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो और साथ में आपके लिए जो हमने फ्री मॉक टेस्ट रखा है ना, उसका ज़रूर बेनिफिट उठाना, क्योंकि आप जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक आपको खुद एग्जामिनेशन का प्रेशर फील नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर लाई करी है। सो आई होप दिस इज इट फॉर टुडे। लेक्चर लेंदी हो गया तो इतना ही कंपाइल करते हैं। कल के बाद नेक्स्ट 40 कर करके या 50 करके ऐसे हम 250 एमसीक्यूज होंगे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के, विद पीवाईक्यूज भी मैं हर बार डालता रहूँगा, कवर करके इस कंसेप्ट को पूरा करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।